हैरानी की बात यह है कि पीएफआई ने अब जांच एजेंसियों के साथ हाइड एंड सीक का खेल खेलना शुरू कर दिया है। यानी इतने तरह के संगठन बना लिए हैं कि सारी एजेंसियां कंफ्यूज हो जाएं। TV9 को सोर्सेज के हवाले से पता चला है कि पीएफआई ने मुसलमानों का रहनुमा बनने के नाम पर संगठनों का मकड़जाल फैला दिया है। और इन संगठनों के नाम क्या हैं, इन पर जरा गौर करें, ध्यान से देखें आप। नंबर 1, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, पॉलिटिकल विंग। नेक्स्ट, चेंज करें, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, स्टूडेंट विंग। नेशनल वुमेन ऑफ इंडिया, महिला विंग। ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल, धार्मिक विंग। ऑल इंडिया लीगल काउंसिल, एडवोकेट विंग। रेहाब इंडिया फाउंडेशन, सोशल विंग। नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन, मानवाधिकार विंग। अच्छा, इनके मानवाधिकार भी हैं। सोशल डेमोक्रेटिक ट्रेड यूनियन विंग। लीजिए, यहां आपको यह भी बता दें कि पीएफआई ने अपने संगठन के जितने नाम फैला लिए हैं उतनी ही अपनी जड़ें भी फैला रखी हैं। जांच में पता चला है कि देश में जहर फैला रहे इस संगठन का जाल अब तक 24 राज्यों में फैल चुका है, जहां पर खासतौर पर युवाओं और गरीबों का ब्रेन वॉश किया जाता है। उन्हें हिंदुस्तान में अस्थिरता फैलाने के मकसद से जोड़ा जाता है। और इस समय फसाद की इस फैक्ट्री का हेडक्वार्टर बना हुआ है केरल राज्य। पीएफआई का सच जानने के लिए TV9 भारतवर्ष इस संगठन के गढ़ में पहुंचा। हमें ग्राउंड पर क्या पता चला, हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की रिपोर्ट में आप जरूर देखें। TV9 भारतवर्ष के रिपोर्टर कुमार कुंदन पीएफआई के गढ़ में थे। केरल का कासरगोड वो इलाका है जहां चप्पे चप्पे पर पीएफआई के निशान मौजूद है। उसका बड़ा बेस है। कासरगोड पहुंचते ही कुंदन को इसका एहसास भी हो गया। पीएफआई आमतौर पर लोगों के जिंदगी के आर्थिक और सामाजिक स्तर को सुधारने का दावा करता है, लेकिन इसके साथ ही अब वो धीरे धीरे राजनीतिक रूप से भी काफी सक्रिय हो गया है। केरल में तो उसका पूरा इतना गढ़ हो चुका है कि हर गली में, हर नुक्कड़ में आपको उनके लोग मिल जाएंगे और यहाँ के राजनीतिक व्यवस्था को भी प्रभावित करने का वो मागदार रखते हैं। जिस पीएफआई को लेकर हत्या, दंगे और माहौल खराब करने जैसे आरोप लगते रहे हैं, उसे लेकर केरल में बिल्कुल अलग ही नजरिया है। लोग यहाँ पीएफआई को एक ऐसे संगठन के तौर पर देखते हैं जो लोगों की मदद के लिए बना है। खासकर मुस्लिमों के बीच पीएफआई की अलग पहचान है। ऐसा संगठन जो उनकी हर तरह से मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। पीएफआई के केरल में पांव जमाने की कई सारी वजह हैं, तो उसमें सबसे बड़ी वजह राजनीतिक भी है। मुस्लिम लीग के यहाँ पे आने के बाद कई सारे लोग मुस्लिम लीग पे डिपेंडेंट हो गए थे। उसमें एक कम्युनिटी मुस्लिम कम्युनिटी भी थी, लेकिन बाद में उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रही है और इसी का फायदा पीएफआई ने उठाया। और फिर पीएफआई ने लोगों को यह समझाना शुरू किया, खास करके अल्पसंख्यकों को, कि वो मुस्लिम लीग पे कम और पीएफआई पे ज़्यादा यकीन करें, क्योंकि पीएफआई ही उनकी असली हिमायती पार्टी है। हालांकि पीएफआई को लेकर कई लोगों की अलग राय भी है। कुछ को लगता है कि मदद करना सिर्फ दिखावटी चेहरा है। बीजेपी के नेताओं ने तो पीएफआई पर युवाओं को ब्रेन वॉश करने का इल्जाम लगाया। ये तक इल्जाम लगाया कि कर्नाटक में प्रवीण नेट्टारू की हत्या में पीएफआई का ही हाथ है। ये भी कहा गया कि लव जिहाद को भी पीएफआई ही प्रमोट कर रहा है। दक्षिण कन्नड़ भी प्रवीण के नाते भी पीएफआई है। पीएफआई लोग फ्रॉम केरला, इट इज सस्पेक्टेड दैट इंक्लूडिंग पीएफआई स्टेट लीडर्स कॉन्स्पिरेटेड टू मर्डर प्रवीण। ये बात सही है कि पीएफआई को लेकर अलग अलग राज्यों में पड़ताल जारी है। झारखंड में पीएफआई को बैन तक कर दिया गया है। दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा केस को लेकर अदालत ने यह माना कि पत्थरबाजी और तोड़फोड़ सुनियोजित साजिश थी। हत्या के पीछे पीएफआई का हाथ तक बताया गया। इससे पहले दिल्ली में फरवरी 2020 में हुए दंगों में भी पीएफआई की साजिश की बात सामने आई थी। अब तेलंगाना पुलिस ने भी अदालत में पेश की गई एक रिपोर्ट में स्वीकार किया है कि पीएफआई देश में एक बड़ी साजिश रच रहा है। इसके लिए विशेष वर्ग के युवाओं को गुमराह कर उन्हें पत्थरबाजी करने और हमले करने की ट्रेनिंग दी जा रही है। इस तरह की बातें भी हैं कि असम में भी पीएफआई के द्वारा मदरसों में युवाओं को हमला करने की ट्रेनिंग दी जा रही है। इसी तरह पीएफआई का पटना मॉड्यूल भी सामने आया था, जिसमें साल 2047 तक भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने की बात कही गई थी। इसके दस्तावेज तक पुलिस को बरामद हुए, मगर पीएफआई का कहना है कि इन सारे आरोपों से उसका कोई लेना देना नहीं है।
हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी ने बताया है कि वो दोनों लोग जो पकड़े गए हैं वो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के मेंबर नहीं हैं, जिनका फुलवारी शरीफ से आप कह रहे हैं। जितनी भी एलिगेशंस पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया या उनके मेंबर पे लगाए गए हैं, आज तक कोर्ट में कोई भी एलिगेशन सिद्ध नहीं हुआ है। ये स्टेटमेंट कोर्ट कीजिए आप। हालांकि इस सब के बीच इतना जरूर है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया अब केरल से निकलकर अलग अलग राज्यों तक फैल चुका है और जहां तक मेंबरशिप की बात है तो इसे लेकर कुछ भी डॉक्यूमेंटेड नहीं होता। शायद यही वजह है कि जांच एजेंसियों को तमाम केसेस में पीएफआई का लिंक एस्टैब्लिश करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सीए एनआरसी के बाद दिल्ली में जिस तरीके से धरना प्रदर्शन हुआ, 100 दिनों के प्रदर्शन में सबसे ज़्यादा अगर बैकअप किसी ने किया तो पीएफआई, और उसको लेकर कई तरह के सवाल उठे। एजेंसियों ने यहाँ तक कहा कि इसके लिए धन जुटाए गए और अलग अलग बैंक खातों में करोड़ों रुपए जमा हुए। चाहे बात पश्चिम उत्तर प्रदेश की हो या दूसरे जगहों पर, हर जगह पे पीएफआई का नाम आया सीए और एनआरसी के बाद। लेकिन हकीकत की कहानी ये हुई कि इसको कागज़ों पर प्रूफ इसलिए नहीं किया जा सका क्योंकि मेंबरशिप कोई नहीं था और पता नहीं चला कि किस तरह और किस तरीके से ये सारा कुछ पैसा आया। अभी भी जितने भी नाम सामने आ रहे हैं उसमें पीएफआई का नाम सामने आ रहा है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर उसे प्रूफ करना एजेंसियों के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है।